आउट चैनल पर सभी का स्वागत है। आज का क्लास साउंड यानी ध्वनि पर है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को शेयर कर दें। आई होप आप सभी का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। हाँ, और आज की इस गहन चर्चा में हम एक बहुत ही शानदार एकाउस्टिक ब्लूप्रिंट का विश्लेषण करने वाले हैं। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि ध्वनि असल में क्या है, ये पैदा कैसे होती है और हमारे कानों तक कैसे पहुंचती है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम सीधे स्लाइड 2 पर चलते हैं। हाँ, स्लाइड 2 में अगर आप देखें तो ध्वनि की परिभाषा दी गई है। ध्वनि ऊर्जा का ही एक रूप है जो हमारे कानों में सुनने की संवेदना मतलब एक सेंसेशन पैदा करती है। सही बात है। और यहाँ जो तस्वीरें दी गई हैं ना, एक वीणा है, एक घंटी है और हमारे गले के वोकल कॉर्ड्स दिखाए गए हैं। ये तस्वीरें बहुत अहम हैं क्योंकि ये सभी चीजें ध्वनि उत्पन्न करती हैं और वो भी एक ही तरीके से, कंपन से। कंपन यानी वाइब्रेशन। मतलब किसी चीज का हिलना। पर एक बात बताइए, अगर मैं अभी हवा में अपना हाथ तेजी से हिलाऊं तो वो भी तो कंपन है ना? पर उससे तो कोई आवाज नहीं आ रही। यहाँ कंपन का वैज्ञानिक मतलब समझना होगा। विज्ञान में कंपन का मतलब सिर्फ हिलना नहीं है, बल्कि किसी वस्तु का अपनी मूल जगह से बहुत तेजी से आगे पीछे होना है। इसे रैपिड मोशन कहते हैं। अच्छा, तो हाथ हिलाना बहुत धीमा है। बिल्कुल। जब आप वीणा का तार खींचते हैं तो वो 1 सेकंड में सैकड़ों बार कांपता है। हमारे गले के वोकल कॉर्ड्स भी बोलते समय ऐसे ही तेजी से कांपते हैं और उसी से ध्वनि जन्म लेती है। क्या बात है। अब स्लाइड 3 पर आते हैं, ध्वनि का संचरण। यहाँ ठोस, द्रव और गैस के कणों की बहुत ही सुंदर तस्वीरें हैं। हाँ, और ये स्लाइड हमें बताती है कि ध्वनि को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमेशा एक माध्यम मतलब एक मीडियम की जरूरत होती है। बिना माध्यम के ध्वनि नहीं चल सकती। बिल्कुल नहीं। और इसीलिए निर्वात यानी वैक्यूम में ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती। मतलब अगर अंतरिक्ष में कोई बहुत बड़ा तारा फट जाए तो हमें कुछ सुनाई नहीं देगा। एकदम सन्नाटा होगा क्योंकि वहां कंपन को आगे बढ़ाने के लिए हवा या गैस के कण ही नहीं हैं। अरे वाह! इसे अगर मैं विजुलाइज करूं तो क्या एक क्रिकेट स्टेडियम में होने वाली उस मैक्सिकन वेव की तरह है, जहां लोग अपनी जगह पे खड़े होकर बैठते हैं और एक लहर पूरे स्टेडियम में घूम जाती है। समझने के लिए ये उदाहरण अच्छा है कि कण अपनी जगह नहीं छोड़ते, लेकिन तकनीकी रूप से ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है, यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव, जो हमें स्लाइड 4 में दिखाई गई है। हाँ, स्लाइड 4 में ये एक स्प्रिंग या जिसे स्लिंकी कहते हैं उसकी तस्वीर है। इसमें कुछ जगहें बहुत दबी हुई हैं और कुछ खुली हुई हैं। बिल्कुल। अनुदैर्ध्य तरंगों में कण उसी दिशा में आगे पीछे धक्का खाते हैं जिस दिशा में आवाज जा रही होती है। जहां कण पास पास आ जाते हैं वहां उच्च दबाव बनता है, जिसे संपीड़न या कंप्रेशन कहते हैं। और जहां स्प्रिंग के छल्ले दूर दूर हैं, वो क्या है? वो विरलन है, यानी रेरफैक्शन। यहाँ दबाव कम होता है। हवा में ध्वनि बिल्कुल इसी तरह संपीड़न और विरलन बनाते हुए आगे बढ़ती है। समझ गया। अब स्लाइड 5 पर चलते हैं। ये स्लाइड थोड़ी तकनीकी है। इसमें ध्वनि तरंग की संरचना का ग्राफ बना है। लहरें ऊपर नीचे जा रही हैं। हाँ, ये ग्राफ बहुत जरूरी है। इसमें जो लहर की अधिकतम ऊंचाई है ना, उसे आयाम या एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो एम्पलीट्यूड से क्या तय होता है? इससे ध्वनि की प्रबलता मतलब लाउडनेस तय होती है। आयाम जितना बड़ा होगा, आवाज उतनी ही तेज या लाउड होगी। अच्छा, और ये जो आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी है, वो क्या है? फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि 1 सेकंड में कितने दोलन यानी कितने कंपन हो रहे हैं। इसे हर्ट्ज में नापते हैं और इससे ध्वनि का तारत्व यानी पिच तय होती है। तो मतलब बच्चों की या मच्छर की आवाज जो बहुत तीखी होती है, उसकी आवृत्ति बहुत ज्यादा होती होगी। एकदम सही पकड़े हैं। और भारी आवाज की आवृत्ति कम होती है। इसी स्लाइड में तरंगदैर्ध्य यानी वेवलेंथ भी है, जो 2 लगातार संपीड़नों के बीच की दूरी है। और आवर्तकाल वो समय है जो एक कंपन पूरा होने में लगता है। यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। अगर आवृत्ति का मतलब है कि कंपन कितनी तेजी से हो रहा है, तो क्या ज्यादा आवृत्ति वाली तीखी आवाज हवा में ज्यादा तेजी से सफर करती है? ये बहुत ही आम भ्रम है और इसका जवाब हमें स्लाइड 6 में मिलता है। यहाँ एक गोल्डन फॉर्मूला दिया गया है, V = लैम्डा × न्यू, यानी चाल बराबर तरंग दैर्ध्य गुणा आवृत्ति। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि किसी एक माध्यम में ध्वनि की चाल लगभग समान रहती है,
चाहे वो तीखी सीटी की आवाज हो या भारी ढोल की, दोनों आपके कानों तक एक ही रफ्तार से पहुंचेंगी। अरे ये तो बहुत कमाल की बात है। अगर ऐसा नहीं होता तो संगीत कॉन्सर्ट में पीछे बैठे लोगों को सब कुछ आगे पीछे सुनाई देता। बिल्कुल, पूरा मजा ही खराब हो जाता। तो फिर ध्वनि की गति किस चीज पर निर्भर करती है? स्लाइड 7 में गति के बारे में कुछ आंकड़े दिए हैं। हाँ, ध्वनि की गति मुख्य रूप से माध्यम और तापमान पर निर्भर करती है। स्लाइड 7 बताती है कि ठोस पदार्थों में कण बहुत पास होते हैं, इसलिए वहां गति सबसे तेज होती है। अच्छा, तो इसीलिए अगर लोहे के पाइप के एक सिरे पर आवाज करें तो दूसरे सिरे पर वो हवा से पहले लोहे के अंदर से होकर पहुंच जाएगी। बिल्कुल सही। द्रव में गति ठोस से कम होती है और गैसों में सबसे कम। और तापमान का भी असर होता है। जैसे यहाँ लिखा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर हवा में चाल 331 मीटर प्रति सेकंड होती है, लेकिन 22 डिग्री पर वो बढ़कर 344 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। हाँ, क्योंकि तापमान बढ़ने से कणों को ज्यादा ऊर्जा मिलती है और वो तेजी से वाइब्रेट करते हैं। सही बात है। अब स्लाइड 8 पर आते हैं, ध्वनि का परावर्तन। यहाँ एक रेखा चित्र है जो बिल्कुल प्रकाश के परावर्तन जैसा लग रहा है। क्योंकि नियम बिल्कुल वही है। प्रकाश की तरह ध्वनि भी किसी ठोस या द्रव सतह से टकराकर वापस लौटती है और आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब जिस एंगल से आवाज टकराएंगी उसी एंगल से वापस जाएगी, और इसी टकराने की वजह से तो इको बनता है ना। हाँ, स्लाइड 9 में यही समझाया गया है। प्रतिध्वनि और अनुरणन। बिल्कुल। प्रतिध्वनि यानी इको एक साफ और अलग ध्वनि है जो सतह से टकराकर वापस आती है, लेकिन इसे सुनने के लिए एक शर्त है। वो 17.2 मीटर वाली शर्त। हाँ, हमारे दिमाग की खूबी है कि वो 0.1 सेकंड से पहले आने वाली आवाजों को अलग नहीं कर पाता। इसलिए आवाज को जाने और टकराकर वापस आने में कम से कम इतना समय लगना चाहिए। और गणित के हिसाब से इस समय में आवाज लगभग 34.4 मीटर चलती है। तो मतलब दीवार हमसे आधी दूरी पर, यानी कम से कम 17.2 मीटर दूर होनी चाहिए। एकदम परफेक्ट कैलकुलेशन। और अगर दूरी इससे कम हुई तो आवाजें आपस में मिल जाएंगी और गूंजने लगेंगी। इसी गूंज को विज्ञान में अनुरणन या रिवर्बरेशन कहते हैं। जो अक्सर खाली कमरों में होता है। हाँ, और इसे कम करने के लिए सिनेमा हॉल या ऑडिटोरियम में फाइबर बोर्ड या भारी पर्दे लगाए जाते हैं जो आवाज को सोख लेते हैं। लेकिन हर जगह आवाज का टकराना बुरा तो नहीं है। स्लाइड 10 में बहुल परावर्तन के उपयोग दिए गए हैं, जैसे पुलिस का मेगाफोन। बिल्कुल, मेगाफोन आवाज को फैलने से रोकता है और उसे बार बार टकराकर एक ही दिशा में आगे भेजता है। और डॉक्टर का स्टेथोस्कोप भी तो ऐसी काम करता है ना। हाँ, हमारे दिल की धीमी धड़कन स्टेथोस्कोप की नली के अंदर बार बार परावर्तित होकर सीधे डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। कॉन्सर्ट हॉल की वक्राकार यानी कर्व्ड छतें भी इसी सिद्धांत पर बनाई जाती हैं ताकि आवाज पूरे हॉल में बराबर फैले। वाह, आर्किटेक्चर और विज्ञान का क्या गजब का तालमेल है। अब स्लाइड 11 पर एक प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सवाल है, एक व्यक्ति को 3 सेकंड बाद प्रतिध्वनि सुनाई देती है। ध्वनि की चाल 342 मीटर प्रति सेकंड है, तो परावर्तक सतह कितनी दूर है? तो फॉर्मूला है 2D = V × T, मतलब कुल दूरी हुई चाल गुना समय। सही कहा। 342 को 3 से गुणा करें तो आया 1026 मीटर। लेकिन ये तो आने और जाने की कुल दूरी है ना, हमें तो सिर्फ सतह की दूरी चाहिए। बिल्कुल, तो हम इसे आधा कर देंगे, यानी 513 मीटर। ये रही सतह की दूरी। बहुत आसान था ये तो। अब स्लाइड 12 पर चलते हैं। श्रव्यता परिसर यानी हियरिंग रेंज। हाँ, इंसान के कान की एक सीमा होती है। हम सिर्फ 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति ही सुन सकते हैं। तो 20 हर्ट्ज से कम वाली आवाजें? उन्हें अवश्रव्य ध्वनि या इंफ्रासोनिक कहते हैं। गैंडे, हाथी और व्हेल मछली आपस में बात करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अरे वाह! और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा वाली ध्वनियां? उन्हें पराध्वनि या अल्ट्रासाउंड कहते हैं। हम इन्हें भी नहीं सुन सकते, लेकिन चमगादड़ और डॉल्फिन अपने शिकार को खोजने के लिए इनका बहुत सटीकता से उपयोग करते हैं। तो जो लोग सामान्य आवाजें भी ठीक से नहीं सुन पाते, उनके लिए स्लाइड 13 में श्रवण यंत्र यानी हियरिंग एड के बारे में बताया गया है। ये कैसे काम करता है? ये बहुत ही शानदार तकनीक है। इसमें एक माइक्रोफोन होता है जो बाहर की ध्वनि को पकड़कर उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलता है। फिर एक एम्पलीफायर उन सिग्नलों की ताकत बढ़ा देता है। अच्छा,
और फिर एक स्पीकर उसे वापस ध्वनि में बदलकर कान में भेज देता है। बिल्कुल, जिससे कम सुनने वाले व्यक्ति को आवाज साफ और तेज सुनाई देती है। और तकनीक की बात करें तो स्लाइड 14 में पराध्वनि यानी अल्ट्रासाउंड के इंसानी उपयोग भी दिए गए हैं। हम चमगादड़ों से काफी कुछ सीख गए हैं। सच में। उद्योगों में मशीनों के ऐसे पुर्जे जहां हाथ नहीं पहुंचता, उन्हें साफ करने के लिए पराध्वनि का उपयोग होता है। उच्च आवृत्ति के कंपन से सारी गंदगी अलग हो जाती है। और धातुओं के बड़े बड़े ब्लॉकों में दरारें खोजना भी तो इसी से होता है ना? हाँ, अल्ट्रासाउंड तरंगे ब्लॉक के अंदर भेजी जाती हैं। जहां दरार होती है, वहां से तरंगे टकराकर वापस आ जाती हैं और हमें अंदर की खराबी का पता चल जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी तो इसका बहुत उपयोग है, जैसे ईसीजी और अल्ट्रासोनोग्राफी। बिल्कुल, डॉक्टर शरीर के अंदर ध्वनि तरंगे भेजते हैं और वो हमारे अंगों से टकराकर वापस आती हैं। कंप्यूटर इन तरंगों को एक तस्वीर में बदल देता है, जिससे डॉक्टर शरीर के अंदर की स्थिति देख पाते हैं। सच में ये सब कितना अद्भुत है। और इस सब का केंद्र है हमारा कान, जिसके बारे में हमारी आखिरी स्लाइड 15 में बताया गया है। मानव कान की संरचना बहुत जटिल है। बाहरी कान, जिसे पिन्ना कहते हैं, वो ध्वनि तरंगों को इकट्ठा करता है। और फिर वो तरंगें कान के पर्दे यानी ईयर ड्रम से टकराती हैं। हाँ, और पर्दे में कंपन होता है। फिर मध्य कान की 3 छोटी हड्डियां उस कंपन को कई गुना बढ़ा देती हैं और आंतरिक कान तक भेजती हैं। और फिर आंतरिक कान उन कंपनों को सिग्नल में बदलकर हमारे दिमाग तक भेजता है और हम आवाज सुन पाते हैं। बिल्कुल सही, पूरी प्रक्रिया इसी तरह काम करती है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि ध्वनि कोई साधारण चीज नहीं है, बल्कि एक बहुत ही जटिल और खूबसूरत विज्ञान है। मुझे लगता है जिस तरह एक छोटी सी ध्वनि को दूर तक जाने के लिए सही माध्यम और दिशा की जरूरत होती है, बिल्कुल। उसी तरह अगर आप सभी छात्रों को भी सही ज्ञान और दिशा मिल जाए तो आप जीवन में कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। आप सभी के उज्जवल भविष्य और परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी तरफ से भी बहुत शुभकामनाएं। और आज के इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक विचार आप सबके लिए छोड़ना चाहती हूँ। वो क्या? आज हमने जाना कि हर ध्वनि एक कंपन से पैदा होती है। अब जरा सोचिए, अगर इस ब्रह्मांड की हर चीज, यहाँ तक कि ग्रह और तारे भी लगातार गति कर रहे हैं, कांप रहे हैं, तो क्या इस पूरे ब्रह्मांड की अपनी कोई एक विशाल ध्वनि है? शायद हमारे पास अंतरिक्ष के वैक्यूम की वजह से उसे सुनने का माध्यम नहीं है। हाँ, लेकिन जरा कल्पना कीजिए, अगर हम उसे सुन पाते तो ग्रहों और तारों की वो कॉस्मिक सिम्फनी कैसी सुनाई देती। ओहो, ये तो सच में दिमाग के तार झंझना देने वाला विचार है। इसी खूबसूरत रहस्य के साथ हम आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। सीखते रहिए